Okay, so as I said last time, three checkpoints will be present. One will be at the interface of the G1, that's called G1 S checkpoint. Another will be G2 M checkpoint, and the third one will be present in the middle of the mitosis, the metaphase or M checkpoint. And after then we'll get the formation of two daughter cells. Now here you have to remember, last time I talked about the G1 S checkpoint, what actually is happening there. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखा जाता है इज एनवायरनमेंट फेवरेबल, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, प्रॉपर प्रोटीन्स जो हमें एस फेज में चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है. तो दोज थिंग्स विल बी चेक देयर. अगर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज अभी नहीं हुआ है, दैट प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेल, तो वहाँ पे सेल साइकिल हॉल्ट हो जाएगा और वो प्रोटीन पहले सिंथेसाइज होगा, उसके बाद जो सेल है वो एस फेज में चली जाएगी. लाइकवाइज इन द G2M चेक पॉइंट, वहाँ पे क्या चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे एस फेज आता है बीच में, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन चेक होगा कि प्रॉपर तरीके से हुआ है, whether all the DNA has been replicated properly or not, is environment favorable, या बाकी जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो चेक होंगे, whether all these are available or not. अगर नहीं तो वहाँ पे भी क्या होगा, सेल साइकिल हॉल्ट हो जाएगा और उसके बाद वो चीज़ें अगेन या DNA रिपेयर होगा, रिपेयर मैकेनिज्म चलेगा और उसके बाद वहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ओके, एंड आफ्टर देन देयर विल बी द M मेटाफेज चेक पॉइंट. मेटाफेज चेक पॉइंट जो होगा वहाँ M चेक पॉइंट पे क्या होगा, तो जो M फेज चेक पॉइंट है वहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वहाँ पे मेटाफेज में वहाँ पे देखा जाएगा कि वेदर ऑल द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद द स्पिंडल्स और नॉट, तो वो चीज़ वहाँ पे चेक होगी. अगर कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं है स्पिंडल के साथ, तो वहाँ पे सेल साइकिल फिर से हॉल्ट हो जाएगा और वो चीज़ पहले उस क्रोमोसोम को कैप्चर किया जाएगा विद हेल्प ऑफ स्पिंडल, और उसके बाद जो सेल है वो आगे चलेगी. और जो मैंने लास्ट टाइम आपको डायग्राम दिखाई थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस वाले फेज़ में कौन सा साइक्लिन एक्टिवेट होता है. यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो एस फेज़ है, एस फेज़ में या G1 फेज़ में साइक्लिन D और CDK4 और 6 की ज़रूरत पड़ती है. लाइकवाइज इन अदर ट्रांजिशंस मैंने बताया था कि आप कैसे याद रखोगे इसको. तो आई होप दैट ऑल थिंग वाज क्लियर. नाउ लेट्स सी कि हाउ एक्चुअली ओवरऑल प्रोसेस हैपनिंग इन द सेल. अगर आप देखोगे कि पहले कैसे सेल को पता चलता है कि मुझे डिवाइड करना है, तो पहले उसको सिग्नल मिलेगी. देयर आर मेनी पाथवेज आर इन्वॉल्व इन द, जो भी सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनका अल्टीमेट एम होता है यूजुअली हैव टू इंक्रीज द सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन, या किसी चीज़ को उनको सिंथेसाइज करना होता है और अल्टीमेटली उस सेल ग्रोथ में ही मदद मिले. तो अगर आप देखोगे तो जो भी पाथवेज हैं, जैसे यहाँ पे है दिस इज कॉल्ड द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे, सेल सिग्नलिंग पाथवे या GPCR पाथवे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे. तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे भी एक पाथवे है और ये भी एक पाथवे. देयर आर अदर पाथवेज लाइक JAK-STAT पाथवे and so many pathways are involved in the cell cycle which ultimately lead to cell growth. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल में वो मदद करते हैं. तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि जब एक सेल को सिग्नल मिलेगी उसके बाद ही वो सेल जो है एस फेज में चली जाएगी, या और उसके बाद देन इट विल द माइटोटिक. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ग्रोथ फैक्टर बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, लाइक EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर. What will happen, it will get bound to the this receptor, and receptor में क्या होगा, there will be formational change, and after then this receptor will be phosphorylated, और उससे क्या होगा, जो downstream pathway है, we don't have to talk about the cell signal pathways here,
वो आपके अलग जो यूनिट में है वो होगा, कि अल्टीमेटली हमें देखना है कि सेल साइकिल कैसे रेगुलेट होगा विद दिस पाथवेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे से क्या होगा, जो डाउनस्ट्रीम रैस प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगा। पहले वो जीडीपी के साथ बाउंड होगा, दैट विल बी एक्सचेंज विद द जीटीपी और ये एक्टिवेट हो जाएगा रैस प्रोटीन। Ultimately, what will RAS protein do? It will activate the downstream cascade. तो ये downstream cascade को activate करेगा, जैसे यहाँ पे है MAP kinase pathway को activate करेगा। MAP kinase pathway, as the name indicates, kinases जो भी होते हैं, they usually lead to the phosphorylation of the things. So what will happen? It will phosphorylate the gene here, and after then what will happen? Finally, जो transcription है वो हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ द साइक्लिन डी। तो अल्टीमेटली इससे साइक्लिन डी सिंथेसाइज हुआ, एंड वी नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइक्लिन डी। साइक्लिन डी हमें हेल्प करते हैं इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन में, जब वो लेकिन किसके साथ मिलता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के साथ, अदरवाइज साइक्लिन। लाइकवाइज अगर आप देखोगे जीपीसीआर कपल्ड रिसेप्टर पाथवे जो है, इसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच होते हैं, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स के साथ होते हैं। लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन लेटर चैप्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इससे एडनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट होगा एसी, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी बनेगा, वो पीकेए प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा। what will happen, that will again lead to the activation of the MAP kinase pathway, that will activate the PKA will activate the CRAB. CRAB is a transcriptional ये transcription में help करता है, and that will lead to the transcription या और the synthesis of the cyclin D और E को synthesize करेगा, या other proteins like P27, और वो inhibit करता है cell cycle, और ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है यानी एनहांस करता है साइक्लिन डी। एंड यू नो साइक्लिन डी एंड ई किस फेज़ में काम करता है, G1 फेज। तो G1 फेज टू S फेज ट्रांजिशन इससे होगा। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब एक ग्रोथ सिग्नल आती है, वो अल्टीमेटली क्या करेगी, साइक्लिन डी को सिंथेसाइज करेगी, या इट विल हेल्प इन द प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल फ्रॉम G1 फेज टू S फेज। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे कि साइक्लिन डी सिंथेसाइज होने के बाद अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि पूरा पाथवे एक्टिवेट होगा। नाउ साइक्लिन डी विल बी एक्टिवेटेड, व्हाट विल हैपन, इट विल दिस साइक्लिन डी विल गेट ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस के साथ बाइंड होगा, और ये साइक्लिन यहाँ पे दिखाया है, साइक्लिन जब इसके साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस के साथ बाइंड होगा, it will lead to the activation, partial activation of this complex, और उससे क्या होगा, जो यहाँ पे लूप प्रेजेंट होता है, that's called T loop, इसकी phosphorylation हो जाएगी with the help of CDK activating kinase। CDK activating kinase होता है जो एक्टिवेट करता है CDK कॉम्प्लेक्स के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को। तो कैसे करता है, क्योंकि ये फॉस्फोरिलेट करता है T और उसकी वजह से जो है, जो ये CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, इट विल बी फुल्ली एक्टिवेटेड। नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस साइक्लिन, ये क्या करेगा, जब CDK4 और साइक्लिन D एक्टिवेट अब हो गया, व्हाट विल हैपन, इट विल एक्ट ऑन द अदर प्रोटीन दैट्स कॉल्ड PRB। PRB जो प्रोटीन होता है, बाइंड होता है E2F क्या है, E2F इज़ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है, इट विल गो टू द जीन एंड बाइंड विद द प्रमोटर, एंड उसके बाद उस जीन को ट्रांसलेट करेगा और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये यूजुअली जो PRB और E2F होता है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर दैट E2F विल बी एक्टिवेटेड ऑल द टाइम इन योर सेल। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी अटैच्ड विद द PRB। PRB इसको यानी इनहिबिट करके रखेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, साइक्लिन डी और CDK क्या करेगा, ये फॉस्फोरिलेट करेगा PRB को, और PRB जो है रिलीज हो जाएगा फ्रॉम दैट E2F। Now E2F will be released, और E2F जो है वो अपना काम करेगा, that will bind to the promoter and will lead to the G1S phase progression। यानी G1S phase में
जो प्रोटीन्स या ज़रूरत है उनको वहाँ पे वो एक्टिवेट करेगा E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि पहले ग्रोथ सिग्नल आती है, उसके से कोई would be any signaling pathway that will be activated that will ultimately lead to the transcription of some like in this case cyclin D। और cyclin D फिर कैसे एक्टिवेट होता है, वो cyclin CD के साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस के साथ बाइंड होगा, उसके बाद उसकी फॉस्फोरिलेशन हो हेल्प ऑफ CD के एक्टिवेटिंग काइनेस, और वो एक्टिवेट हो जाएगा। दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल एक्ट ऑन PRB एंड F। उससे क्या होगा, PRB को वो फॉस्फोरिलेट करेगा, अदरवाइज दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी एक्टिवेटेड, यानी E2F विल नॉट बी एक्टिवेटेड जब तक PRB इससे रिलीज नहीं होगा। तो जब PRB इससे रिलीज होगा, इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा। दैट विल लीड टू द transcription of the genes that will help in the progression of cell cycle in the G1S phase progression में ये help करे। Likewise, अब the other thing which you have to consider here is now अगर कोई DNA डैमेज होता है, यानी अब ये हमने देखा सीधे सिंपली जब कोई प्रोसेस होता है तो वहाँ पे सेल साइकिल कैसे एक्टिव। नाउ इफ़ वी वांट टू सी कि सेल साइकिल अब इनहिबिट कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई डैमेज होगी, सेल साइकिल इनहिबिशन कैसे होगा, सेल साइकिल कैसे होगा वहाँ, और देन द रिपेयर विल टेक प्लेस। लाइकवाइज एक्सरेज डैमेजिंग होती है हमारी बॉडी के लिए या अल्ट्रावायलेट रेज लीड्स टू द थायमिन डाइमर्स। तो लाइकवाइज अगर यहाँ पे एक्सरेज की बात करेंगे तो DNA को डैमेज करेगी। व्हाट विल हैपन विद द डैमेज ऑफ द DNA, द अदर काइनेसिस विल एक्टिवेट लाइक ATM ATR काइनेसिस दैट विल लीड ऑफ CHK1 एंड CHK2 काइनेस एक्टिव। तो उससे क्या होगा, अगर आपने सुना होगा P53 जो होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द जीनोम। इट हेल्प्स द सेल, जो जीनोम होता है हमारे, प्रोटेक्ट करता है। इफ देयर विल बी एनी डैमेज इट गेट्स एक्टिवेटेड और सेल को सिग्नल देता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द DNA, और उसके बाद वो जो है रिपेयर होता है। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली जो P53 इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड इन आवर सेल, इट विल बी अटैच्ड विद द अनदर प्रोटीन दैट्स MDM2। MDM2 के साथ ये बाइंड होगा ये प्रोटीन, तो ये उस टाइम एक्टिवेटेड नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, हैव टू रिमूव दैट MD फ्रॉम दिस P53 कॉम्प्लेक्स। तो जब ये काइनेस एक्टिवेट हो जाता है CHK1 या CHK2, इट लीड्स टू द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द P53। P53 जब फॉस्फोरिलेट हो जाता है और की वजह से क्या होगा, इट विल गेट एक्टिवेट। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है, इट्स अगेन ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर होता है। तो एक्टिव P53 बाइंड्स टू रेगुलेटरी रीजन ऑफ P21 जीन। P21 जीन के रेगुलेटरी रीजन पे बाइंड होता है द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द P21 जीन। 21 जीन जब की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, इट विल लीड टू द ट्रांसलेशन ऑफ दैट P21 की वजह से जो प्रोटीन बनता है, दैट्स द इनहिबिटरी प्रोटीन, इट्स कॉल्ड CDK इनहिबिटर प्रोटीन। तो जो यहाँ पे CDK इनहिबिटर प्रोटीन, एज द नेम इंडिकेट्स, व्हाट विल हैपन, इट विल बाइंड टू द CDK G1S CDK कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड होगा, और इट विल लीड टू द इनहिबिशन ऑफ दैट CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। G1S CDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल साइकिल है, जब यही इनहिबिट हो गया तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन G1 फेज हो जाएगा। So it will not progress to this checkpoint unless the DNA damage will checked here। ठीक है, so this was the process, या जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये मैं आगे बताऊंगा प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन क्या। Now the other thing which we have to talk about is the anaphase promoting complex। anaphase promoting complex क्या होता है, as the name indicates it promotes the anaphase। anaphase हो जाएगा, anaphase की तरफ सेल जाएगी, लेकिन वो किसकी वजह से जाएगी anaphase की तरफ, because there are some proteins which we have to degrade first, like
अगर हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, यहाँ पे एनाफेज होता है, तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं और दे कम टू द पोल्स एंड आफ्टर देन द सेल डिवाइड्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो क्रोमोसोम होता है इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कंडेंसन, की वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंसड फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोफेज से पहले देखोगे, प्रोफेज से पहले इंटरफेज आता है, इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम्स the whole chromosomes or chromatin material will be in the thread like form and it will be the diffuse form, यानी वो कंडेंसड फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जब माइटोसिस का फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस होने, that occurs because of the protein that's called condensation. So and the other protein which keeps the two sister chromatids together है कोहेसिन। कोहेसिन की वजह से जो एज द नेम इंडिकेट्स कोहेजन, पहले भी कोहेजन की वजह से जो है ये जो क्रोमोसोम्स दो है सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे विल बी बाउंड विद ईच अदर। सो व्हाट एक्चुअली एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डूइंग हियर, अगर आप देखोगे पहले जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है इट विल द इनएक्टिव फॉर्म। Now we activate कैसे होगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, हाउ इट विल बी एक्टिवेटेड व्हेन इट विल गेट बाउंड विद द CDC20। CDC20 के साथ जब ये बाइंड होगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये एक्टिवेट हो। Now you have to remember here that there are some protein that's called squarin, it's bound with the separase। अगर हम separase जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो इन कोहेसिन प्रोटीन्स को डिग्रेड कर। तो अगर ये सेपरेस है, सेपरेस प्रोटीन जो है इसको हमें एक्टिवेट करना है, उसके बाद ये जो कोहेसिन एक्ट करेगा और उसके बाद ये डिग्रेड कर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब ये एक्टिव हो जाएगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स विल इट विल एक्ट ऑन द स्क्वेरिन प्रोटीन, और ये स्क्वेरिन प्रोटीन को क्या करेगा, इट विल डिग्रेड द स्क्वेरिन प्रोटीन। स्क्वेरिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिनेशन, डिग्रेडेशन ऑफ, दिस इज अनदर प्रोसेस यूबिक्विटिनेशन। कैसे होता है, ये यूबिक्विटिन का टैग बाइंड होगा स्क्वेरिन के साथ और उसके बाद इट विल बी डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोटियोसोम, आगे मैं बताऊंगा थोड़ा बारे में। तो जो इनएक्टिव सेपरेस था, जब एज द नेम इंडिकेट स्क्वेरिन इसको सिक्योर करेगा सेपरेस को, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर सेपरेस टू बी एक्टिव थ्रू आउट, यानी सेल में हमेशा के लिए एक्टिवेट नहीं होगा, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किसकी वजह से इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, स्क्वेरिन की वजह से। जब स्क्वेरिन इसके साथ बाइंड होगा तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो अब क्या होगा, जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम साइक्लोसोम करता है, एक्ट करेगा इस स्क्वेरिन पे, तो ये स्क्वेरिन को डिग्रेड करेगा। सेपरेस क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, सेपरेस इनहिबिशन से निकल जाएगा एंड इट विल बी एक्टिवेट एंड इट विल एक्ट ऑन दैट कोहेसिन मॉलिक्यूल्स। कोहेसिन मॉलिक्यूल्स को ये डिग्रेड करेगा, क्लीव्ड एंड डिसोसिएटेड कोहेसिन मॉलिक्यूल्स, एंड इट विल लीड, यहाँ पे जो है कोहेसिन कॉम्प्लेक्स, तो इसको ये डिग्रेड करेगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेज सेपरेट हो जाएंगे इस वजह से। और एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, दैट इज MCD कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये माइटोसिस का फेज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कॉम्प्लेक्स जो होगा इसको भी आपको डिग्रेड करवाना है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट रिक्वायर नाउ दैट MCD कॉम्प्लेक्स। तो ये MCD के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिग्रेड होगा, जैसे यहाँ पे M साइक्लिन CD के कैसे डिग्रेड होगा, ये इसी की वजह से जो ये आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एक्टिव प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, वो इनकी यूबिक्विटिनेशन करेगा M साइक्लिन की, क्योंकि आपको याद रखना है CD केज जो है वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पे डिग्रेड जो होंगे वो साइक्लिन से डिग्रेड होते हैं, तो इन पे यूबिक्विटिनेशन का टैग लग जाएगा, पॉली यूबिक्विटिन चेन इन पे बाइंड हो जाएगी, उसके बाद जो ये साइक्लिन है ये डिग्रेड हो जाएगा।
डिग्रेडेशन ऑफ एम साइकिल इन प्रोटियोसोम विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो जब ये कम्प्लेक्स ही खत्म हो जाएगा, नाउ व्हाट विल हैपन, सेल विल मूव फ्रॉम द एम फेज टू द अब वो दूसरे वन फेज यानी फिर से साइकिल सेल साइकिल दूसरे सेल साइकिल की तरफ जाएगी जब ये एम साइक्लिन माइटोटिक साइक्लिन या एम साइक्लिन वहाँ पे डिग्रेड हो जाए। इट विल बी डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स दैट्स E1 एंड E2। E3 लाइगेज भी इसको बोला जाता है, यूबिक्विटिन टैग इसके साथ लग जाएंगे। नाउ वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, जो ये अब एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स होता है, यूजुअली ये भी सेल में ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा, इट्स यूजुअली बाउंड विद CDC20 और APC कम्प्लेक्स जो है ये भी इनहिबिशन में रहता है विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन्स लाइक MAD, EUB, BUB एंड अदर प्रोटीन्स आर हियर, जिनकी वजह से ये जो है इनहिबिशन में रहता है। तो उसके बाद एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर, ये जो प्रोटीन्स है MAD, BUB प्रोटीन्स हैं, जब इनकी वजह से इसकी इनहिबिशन हो जाए, जो ये एक्टिव कम्प्लेक्स है इनहिबिशन। नाउ इफ दिस विल बी इनहिबिटेड, fucarin and saporace will remain bound with each other, या जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से वही प्रोसेस दिखा रहा है जो बताया। अगर ये अब एक्टिवेटेड है तो एक्टिवेटेड से क्या होगा, fucarin डिग्रेड होगा, saporace रिलीज होगा, saporace क्या करेगा, कोहेसिन्स पे एक्ट करेगा और क्रोमोसोम्स को अलग अलग करेगा। नाउ ये यहाँ पे आपको याद रखना है, व्हेन इट्स एक्टिवेट it will be inhibited by other proteins that's called MAD, BUB, and that those proteins are again their regulation is taking with the help of the another enzyme that's called Aurora B kinase। और यहाँ पे जो है साइक्लिन B1 की डिग्रेडेशन हो, that's the M साइक्लिन जो होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया M साइक्लिन की डिग्रेडेशन हो। नाउ ये जो मैंने बताया कि यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन हो जाती है, नाउ इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द 3 एंजाइम्स E1, E2 विद द हेल्प ऑफ ATP। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोटीन है जो साइक्लिन है, साइक्लिन इज़ अ प्रोटीन, वो प्रोटीन ही है, तो आपको उसको डिग्रेड करवाना होता है, तो इसके साथ एक यूबिक्विटिन टैग लग जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, और वो टैग क्या करता है, उसकी वजह से प्रोटियोसोम 26 प्रोटियोसोम कम्प्लेक्स में चला जाता है। इट्स अगेन अ प्रोटीन, ये बैरल शेप्ड प्रोटीन होता है जिसमें ये प्रोटीन जाता है, एंड इट्स अ प्रोटीएस। प्रोटीएस वो होता है जो किसी प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तो जब ये प्रोटीन इसमें चला जाता है, इट विल बी डिग्रेडेड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, और अगर taken to the antigen presentation as well if bacterial protein or। तो ये यूबिक्विटिन का प्रोसेस होता है। वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि जो एम साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स होता है, ये एक्चुअली एक्टिवेट और इनहिबिट कैसे होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर एज वेल। लाइक जैसे मैंने बताया कि जब साइक्लिन CDK के साथ मिल जाता है तब जाके ये एक्टिवेट हो जाता है, तो CDK1 एम साइक्लिन जब मिलेगा तब जाके एक्टिवेट हो जाएगा, बट इट विल बी इनएक्टिव MCD, it will not be activated as yet। तो यहाँ पे क्या होगा, now what will happen, there will be 2 enzymes, one is called CDK activating kinase, another is called CDK inhibitory kinase। now as the name indicates, those are both kinases, तो ये क्या करेंगे, these will lead to the phosphorylation of the CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को ये फॉस्फोरेट करेगा, एक करेगा इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड और एक करेगा एक्टिवेटिंग फॉस्फेट। लाइक CDK एक्टिवेटिंग काइनेस कौन सा फॉस्फेट ऐड करेगा, इट विल ऐड द एक्टिवेटिंग फॉस्फेट, और जो V1 है CDK इनहिबिटरी काइनेस है, इट विल ऐड द इनहिबिटरी। तो ये इट विल बी स्टिल इनएक्टिव बिकॉज इनके साथ अभी भी इनहिबिटरी फॉस्फेट अटैच्ड है। नाउ दिस इनहिबिटरी फॉस्फेट
हमने CDC25 ये फॉस्फेटेस होता है। फॉस्फेटेस इज दैट एंजाइम विच क्लीव्स द फॉस्फेट। तो ये जो CDC25 है तो ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को करेगा क्लीव। तो जब इनहिबिटरी फॉस्फेट निकल गया तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग फॉस्फेट रहेगा, तो वजह से जो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है तो है ये आपका कॉम्प्लेक्स है अगला। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखनी है, इट विल बी इन द पॉजिटिव फीडबैक लूप हियर। और लाइक जैसे अगर ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, तो ये इसको इनहिबिट करेगा, CD की इनहिबिटरी काइनेस को इनहिबिट दिस। अगर ये ज़्यादा बनता है और साइक्लिन की वजह से देयर विल बी पॉजिटिव फीडबैक टू द इनएक्टिव फॉस्फेटेस एज वेल। तो वो ज़्यादा जो फॉस्फेटेस इस पे एक्ट करेगा और वो इसको फॉस्फेट इनहिबिटरी फॉस्फेट रिलीज़ करेगा यहाँ से, और ज़्यादा जो ये है MCD ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि CD के कम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेट होता है। और पहले अगर हम नटशेल में क्या देखा, पहले एक लाइगेंड आता है, वो रिसेप्टर होता है, देन देयर विल बी सिग्नलिंग पाथवे जो एक्टिवेट होगा, फाइनली इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन। लाइक हमने साइक्लिन D का देखा, साइक्लिन D उसके बाद कैसे एक्टिवेट होगा वो आपने देखा, जब वो दूसरे CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस के साथ बाइंड होता है, एंड देयर विल बी सम इनहिबिटरी फॉस्फेट्स एंड एक्टिवेटिंग फॉस्फेट प्रेजेंट। तो इनहिबिटरी फॉस्फेट जब वहाँ से निकल जाएगा उसके बाद ही जो है आपका जो साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स है वो एक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेल साइकिल रेगुलेशन में ये चीज़ें कैसे होती है। देयर आर अदर थिंग्स डीप डिटेल्स विच आर अवेलेबल फॉर द सेल साइकिल। अगर आप देखोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे इनहिबिटरी फॉस्फेट कहाँ पे इस चीज़ पे सीरीन थ्रियोनिन पे यूजुअली एक्ट करता है, तो वहाँ पे किस वाले सीरीन पे एक्ट करता है या कौन से, वो चीज़ें भी आप देख सकते हो। नाउ दैट वाज द ओवरऑल पिक्चर कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो बाकी जो अंदर की डिटेल्स हैं छोटी छोटी वो आप और देख सकते हैं।